नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित अवस्थी जी के अपने पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस, एनवायरनमेंट या पर्यावरण संबंधी उपसंधियां। ये टॉपिक हमेशा से, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे वह आरपीएससी का एग्जाम हो, इससे निश्चित ही तौर पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। जैसे कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ द्वारा किसके द्वारा एक पहल है, यानी कि एक टर्म थी मोमेंटम फॉर चेंज, ये क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएनएफसीसी सचिवालय, यूएनएफसीसी सचिवालय। ठीक है, लेकिन अब यहां सिर्फ आंसर बताना आपका उद्देश्य नहीं है। ऐसे कई टर्म्स आप देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा एजेंडा 21। ठीक है, कई टर्म्स लगातार न्यूज़पेपर में आते रहते हैं और वो आपको परेशान करते हैं रहते हैं। इसी तरीके से आपने सुना होगा कोप, ये बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है। कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी G20 की हाल ही में समिट हुई है, तो वहां से भी ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट निकल के आया है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट। तो सीधा ही ये पूछ ले कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट कहां से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये G20 से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, सतत सतत विकास, सतत विकास। ठीक है, उसके अलावा आपने नाम सुना होगा यूएनएफसीसीसी का, और आपने नाम सुना होगा बोन कन्वेंशन का। बोन जो कि जर्मनी में है, बोन कन्वेंशन या उपसंधि, बोन कन्वेंशन का नाम सुना होगा आपने। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा आपने? मॉन्ट्रियल का। आपने नाम सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, या आपने नाम सुना होगा किगाली एग्रीमेंट का, या आपने नाम सुना होगा किगाली का, किगाली का। ठीक है, या आईएनडीसी सुने होंगे आपने, इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, आईएनडीसी, आईएनडीसी। ठीक है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित और भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो आपने इन सबके नाम सुने होंगे और लगातार आप इनको न्यूज में देखते हैं। रामसर, किसी ने कहा रामसर, बिल्कुल रामसर, रामसर सम्मेलन, रामसर, ये कहां था? रामसर ईरान में। ठीक है, और इसके अंदर अपनी कितनी है अभी? 75 साइट्स है। रामसर में कितनी साइट्स है? 75 साइट्स है। और एक इसके साथ साथ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी होता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी होता है किसमें? ये भी आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड आपने नाम सुना होगा। अभी आगे की स्लाइड्स बाइलिंगुअल रहने वाली है, तो कोई इशू नहीं है। और आज की स्लाइड, आज की क्लास के बाद आपको एक बेसिक पूरी जानकारी मिल जाएगी, एक टाइमलाइन मिल जाएगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि किस तरीके से हमको आपको आगे प्रोसीड करना है। ये जो टर्म्स आपकी बार बार न्यूज में आती है, इनसे परेशान नहीं होना है। ये क्या टारगेट रखती है? जैसे कि कभी रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा, पंचामृत आपने देखा होगा, मोदी जी गए थे। ठीक है, पंचामृत फॉर्मूला हो गया। 5 अलग अलग, जैसे लास्ट टाइम भी सोलर का कितना टारगेट रखा था? सोलर का सौर ऊर्जा का कितना टारगेट रखा था? 100 गीगावाट। टोटल कितना था? 175 गीगावाट। 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट किसका टारगेट रखा था? सोलर का। ठीक है, रिन्यूएबल क्षेत्र का। तो ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर होने वाले हैं आज की क्लास में। तो बस पेशेंसली आधे से 1 घंटा इस क्लास को देख लीजिए, आपकी जो टाइमलाइन है उसको समझ लीजिए, और अब जब क्वेश्चन आएंगे करंट को तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग कहां से हुई थी। ठीक है, अर्थ समिट किसी ने कहा, बिल्कुल अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। इसी तरीके से अभी ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट साइन हुआ है, तो पूछ लिया जाए ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट किससे संबंधित है? तो G20 से संबंधित है। ठीक है, चलिए पेरिस समिट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेरिस समिट, पेरिस पेरिस समिट। तो अब वो जब कोप और वो सब चीजें आपको समझ में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि पेरिस समिट कहां थी। तो कोप 21 की बात थी ये, कोप 21। अब सर ये कोप क्या है ये बताओ, सब चीजें बता देंगे, पेशेंसली बस सुनो। कोप 21 क्या है? 2015 की हुई हुई थी। ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं।
ये क्वेश्चन है, इसको लास्ट में देखेंगे। इस तरीके के भी सवाल बनते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट में इसको अटेम्प्ट करिएगा, एक बार आप समझ जाए उसके बाद में, ठीक है। वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी की बैठक में समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही या गलत पे अच्छे से फोकस करिएगा, सही है या गलत है। गलत में अगर आप करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, मिस्टेक होती है, ब्लंडर होता है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को अपन लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, अभी उससे पहले बेसिक रिवीजन कर लेते हैं क्लास का। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन क्या है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधन क्या है? देखिए, बहुत सारे देश आपस में, आप देख रहे हैं किस प्रकार से समस्या आ रही है। अब आप इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, एक साइकिल देख लीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि आप सपोज करो कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, तो आप टेबल देखो, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में, ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ के वातावरण में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या फर्क पड़ेगा? जो ग्लेशियर्स है यानी कि जो बर्फ है वो क्या हो रही है, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलने से क्या होगा, जो समुद्र का लेवल है, सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ जाएगा तो उसके जो कोस्टल इलाके हैं यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है या कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल या फिर तटीय जो क्षेत्र है, तटीय जो क्षेत्र है वो क्या होंगे, वह डूबेंगे। तटीय क्षेत्र डूबेंगे, उससे क्या होगा, अर्ध आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड्स बन के आएंगे। वेटलैंड्स या फिर अर्ध आर्द्र भूमि, जो रामसर में निकल के आई थी ना, वेटलैंड्स किससे संबंधित है, रामसर। रामसर कहाँ था, ईरान में। इसके अंदर क्या है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, 75 साइट, सब याद कर लो यहीं पे। वेटलैंड्स बनेंगे, रामसर बनेंगे, और रामसर से आपको पता है क्या निकलती है, वेटलैंड से सबसे ज्यादा मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस क्या होती है, एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ी, ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज हुई, ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज हुई तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो ग्लेशियर्स का मेल्ट यानी कि बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का लेवल है वो बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल जो तटीय इलाके हैं वो थोड़े से दलदल तरीके से बन जाएंगे, दलदल बनेगा, उनमें वेटलैंड्स जनरेट होंगे, वेटलैंड्स से सबसे ज्यादा क्या निकलती है, मीथेन निकलती है। और ये साइकिल चलती रहेगी, तो साइकिल को रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये कंटिन्यू चलता रहेगा और अल्टीमेटली सब चीजें सबमर्ज हो जाएगी, पानी में चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से भी पहले भी सभ्यताएं पानी में सबमर्ज हुई है और आगे भी हो सकती है। तो ये सब चीजें, तो अब क्या है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये किसी एक कंट्री की बस की बात नहीं है या किसी एक स्टेट या राज्य की बस की बात नहीं है। सभी लोगों को वर्तमान परिवेश में सबको साथ में आना है सतत विकास के लिए, किसी एक का काम नहीं है। जैसे कोई कहीं पे पोल्यूशन हो रहा है वायु, ठीक है, तो गैस निकल रही है, तो गैस ये तो नहीं है कि केवल इंडिया इंडिया में रहेगी, ठीक है, वो कहीं भी जा सकती है। या कोई शिप चल रही है और उससे तेल निकल रहा है, तेल फैल जाता है, मान लो कोई त्रासदी हो जाती है, तो वो किसी एक कंट्री का तो है नहीं, तो उसमें सबकी जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। तो यही पर्यावरण सम्मेलन क्या है, ये कंट्रीज जो है आपस में बैठती है, अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग्स बनाती है और वो बैठती है और वो किसी एक टॉपिक को या अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करती है, ठीक है। सम्मेलन का समझ में आया आपको? उनके बीच में बाध्यकारी समझौते भी हो सकते हैं और अबाध्यकारी भी, मतलब बाध्यकारी मतलब आपको ये फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो फिर आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। जुर्माना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पेनल्टी के फॉर्म में हो सकता है, या आपको बोलेंगे कि आप इतना, जैसे कोल जनरेट करते हो, मान लो आज 100 यूनिट कोल बनाते हो, 100 यूनिट कोल की जनरेट करते हो, तो अब आप कल से 90 यूनिट कोल ही जनरेट करोगे। 100 यूनिट से प्रदूषण हो रहा है, वो सफिशिएंट, मतलब वो काफी ज्यादा है, इसलिए आपको कटौती करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पेनल्टी और रेस्ट्रिक्शंस भी आपको लगते हैं पर्यावरण में। चलिए, ये समझ में आ गया आपको? उद्देश्य समझ में आना चाहिए कि ये सब चीजें हो क्यों रही है, ये सब चीजें हो क्यों रही है। चलिए, अब आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन 1971, रामसर कहाँ था, ईरान में था। जब आप यूपीएससी की तैयारी करें तो रामसर ईरान में था, और ईरान के रामसर के आसपास की साइट्स भी देख लें। और ये अर्ध आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। आर्द्र भूमियों को मतलब इंग्लिश में कहते हैं आपने वेटलैंड्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, वेटलैंड्स, ओके, वेटलैंड्स, ठीक है। और राजस्थान, इंडिया में कितने साइट्स है वेटलैंड्स, इंडिया में कितने हैं, 75। और इसी के अंडर में क्या आता है, इसी के अंडर में आता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो वो भी इससे संबंधित है। वह जो ज्यादा, जिनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें केवल 2 साइट्स है भारत की,
केवल 2 साइट्स है भारत की, एक तो केवलादेव ये कहाँ पे है? राजस्थान में, और एक है लोकटक लेक, लोकटक लेक मणिपुर में, लोकटक लेक मणिपुर में। और इसको फेमस, इसको क्या बोलते हैं? लोकटक लेक को बोलते हैं कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पे क्या पाई जाती है? फुमडी पाई जाती है। और इसको यहाँ पे जो स्पीशीज पाई जाती है उसको बोलते हैं डांसिंग डियर। डांसिंग डियर को क्या बोलते हैं? शंघाई डियर। और इसकी आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिएगा। केवलादेव नेशनल पार्क लोकटक मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये इसकी खास बात क्या है? लोकटक की फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फुमडीज पाई जाती है। ठीक है, और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मणिपुर में पाया जाता है। और यहाँ पे संघाई डियर पाया जाता है या डांसिंग डियर पाया जाता है। ठीक है, और केवलादेव आपको पता है राजस्थान में स्थित है। तो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कितनी साइट्स है? 2। और रामसर साइट्स कितनी है? 75। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से संबंधित है। और इनको बचाना, ये इनको रक्षा करना क्यों जरूरी है? आपने देखा कि इनसे मीथेन भी बनती है, और ये बहुत सारे जल जो पक्षी होते हैं, ये बहुत सारी वैरायटीज होती है, बायोडाइवर्सिटी को ये संग्रहित करता है, उनको संभालता है। भारत इस सम्मेलन का हिस्सा है। वर्तमान में भारत में 27 नहीं है, ये 75 हो गई है। ठीक है, 27 ना होके ये 75 हो गई है, 75 हो चुकी है। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ स्टॉकहोम, स्टॉकहोम घोषणा पत्र, स्टॉकहोम घोषणा पत्र। प्लीज इसको आप टेबल वाइज नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप जब भी इनको रिवाइज करें तो आपके लिए आसानी हो सकेगी कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम 1972 का है। पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण करना, पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण करना बहुत बिल्कुल स्पेसिफिक है। पर्यावरण का सम्मेलन जैसे आपको आ जाएगा कि मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल ओजोन को बचाने से संबंधित है। तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, पर्यावरण वगैरह नहीं, मॉन्ट्रियल आते ही ओजोन ही टिक करना है कि ओजोन से संबंधित है, वियना ओजोन से संबंधित है। और इसका परिणाम क्या था? यूनिसेफ, यूनिसेफ इसका परिणाम था। किसका परिणाम था? पूछ लिया जाए, यूनिसेफ किसका परिणाम था? स्टॉकहोम घोषणा पत्र का परिणाम था। ठीक है, क्लियर है? 1972 ईयर भी पूछ लेंगे, ईयर भी याद रहना चाहिए, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पता होना चाहिए, घोषणा पत्र डिक्लेरेशन, और यूनिसेफ इसका पर्यावरण था। आई होप इतना समझ में आया होगा। हमने रामसर डिस्कस किया, स्टॉकहोम डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन वन्य पशु एवं वनस्पति लुप्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, या फिर साइट्स, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि कोई भी स्पीशी जब उसको ट्रेड करते, ट्रेड यानी कि हम उसको व्यापार के तौर पे करते हैं या उसका इधर से उधर बाउंड्रीज के बाहर भेजते हैं किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो उसके बीच में कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उन रेगुलेशंस को उनको ध्यान में रखता है, उसको साइट्स उसको देखता है। तो साइट्स इसकी स्थापना कब की हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 की। और उद्देश्य क्या है? इनसे प्राप्त होने वाले, इसे वॉशिंगटन सम्मेलन उत्पादों अथवा लुप्त प्रायों के नाम से भी जाना जाता है। तो वॉशिंगटन सम्मेलन, अब आपसे पूछ लिया जाए वॉशिंगटन कन्वेंशन, वॉशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? सीधा क्वेश्चन बनेगा। और आप कहोगे कि सर ये करंट में था कि नहीं था, तो ये चीजें बेसिक से लिंक होकर आ रही है, इसलिए करंट का पार्ट हमेशा ही बनेगा। ये स्टैटिक जीके हो चुका है और ये अब करंट में इससे लिंक होगा जब इसकी सम्मेलन कभी और कहीं होगा। ठीक है, साइट्स बन चुका, 1973 में ये हो चुका, अब इसका सम्मेलन कहीं और होगा तो उस चीज के बारे में करंट का न्यूज बन जाएगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ये कानूनी वाणिज्यिक व्यापार का रूप में बाध्यकारी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बाउंडेड, बाध्यकारी है, मतलब इसको फॉलो करना पड़ेगा, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको मानना पड़ेगा। और इसी प्रकार से प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन है 1979 का, उसको बोलते हैं सीएमएस। सीएमएस इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। सीएमएस इज कन्वेंशन ऑन, सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी स्पीशीज मतलब प्रवासी। और ये किस नाम से जाना जाता है? बोन कन्वेंशन। बार बार आपने नाम सुना होगा, बोन कन्वेंशन। ये किसके नाम से जाना जाता है? बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया, वो वापस से कोई क्लिक, कि रामसर कन्वेंशन हमने डिस्कस कर लिया 1971 का, उसके बाद स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 का हमने देख लिया है, साइट्स कन्वेंशन ऑन एंडेंजर्ड ट्रेड
इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि इंटरनेशनल जो व्यापार हो रहा है और ये बाध्यकारी है 1973 का, 1973 का है। इसके बाद में हमने CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जो कि बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में देखा, और उसमें प्रवासी है यानी कि माइग्रेटरी स्पीशीज कवर्ड होते हैं। और माइग्रेटरी स्पीशीज में केवल उड़ने वाले ही नहीं होते, बहुत सारे अलग जानवर भी माइग्रेशन करते हैं, तो वो सभी इसके अंडर में आते हैं। कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन बना हुआ है, क्या केवल उड़ने वाले जानवर ही माइग्रेटरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल उड़ने वाले जानवर ही माइग्रेटरी होती है, प्रवासी होते हैं। कुछ जानवर होते हैं लगातार वो दूसरी जगह बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उसमें सभी प्रकार के जानवर इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में आएगा। जब आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा है वॉशिंगटन सम्मेलन, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि CITES से संबंधित है। इतना आपको पता चल गया, तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं। बाद में बढ़ने के बाद में आप आ जाओ नैरोबी घोषणा पत्र 1972, 1982। ठीक है, 1982। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, हल्का सा आपको ब्रीफ कर दूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ये सब कन्वेंशन है। इसके अलावा जो एक मेजर कन्वेंशन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसका संबंध सबसे है, वो है आपकी अर्थ समिट। आपकी अर्थ अर्थ समिट, अर्थ समिट रियो में हुई थी ये 1992 में, और इसको एजेंडा 21 भी बोलते हैं। एजेंडा 21, क्योंकि ये 21वीं सदी के लिए थे, एजेंडा 21, और अर्थ समिट के नाम से ये जाना जाता है, और इसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, रियो डी जेनेरो के समिट के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 कॉन्फ्रेंस निकल के आई, इसमें से 3 आउटकम्स निकल के आए, इसमें से 3 आउटकम्स निकल के आए। यूनाइटेड नेशंस UNFCCC, ये 3 कन्वेंशंस निकल के आए। अब ये सर ये 3 चीजें क्या है, ये एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ये 3 चीजें क्या है, ये ब्रीफ कर दीजिए। UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 2 से 3 मिनट की क्लास है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कोप और ये सब चीजें कहां से निकल के आई है। ये अर्थ समिट रियो डी जेनेरो से निकल के आई है, रियो ब्राजील, और 1992 की बात है, एजेंडा 21 की बात है। यूनाइटेड नेशंस इसमें पहली जो थी वो थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर। क्लाइमेट चेंज, CC मतलब क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर। ठीक है, जलवायु जलवायु परिवर्तन के ऊपर थी। फिर CCD क्या थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो वन बन रहे हैं, जो मरुस्थल बन रहे हैं, उन मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मरुस्थल या मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, कॉम्बैट मतलब रोकना, मरुस्थलीकरण के, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, को रोकने के लिए। और फाइनल है UNCBD कन्वेंशन टू ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव जैव विविधता, जैव विविध। ये चीज समझ में आई। ये 3 कन्वेंशंस, इस तीनों आउटकम किसके थे, अर्थ समिट के। अब ये जो UNFCCC है यानी कि क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज वाली जब भी बैठेगी, इसकी अलग कोप होगी। कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस समझते हैं आप सभी लोग, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप इज नथिंग बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये क्या है, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्थ समिट स्टार्टिंग में बेसिक थी, उससे 3 निकल के आई, UNFCC, UNCCD एंड UNCBD। और इन तीनों की जब समिट होती है साल साल भर में, 2-2 साल में, ये लोग बैठते हैं, देश आपस में बैठते हैं, और उनसे जो आउटकम निकल के आता है,
उनसे जो आउटकम निकल के आता है उसी को डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र बोलते हैं। और जैसे कि पेरिस जो था वो इसी का पार्ट था, और कोप 21 जो थी, यानी कि 21वें नंबर की जो कोप थी, कोप 21वें नंबर की जो कोप थी वो आपकी पेरिस समझौता था, पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस घोषणा पत्र, पेरिस कन्वेंशन था। कब का था? कोप 21 का। तो ये अलग अलग पार्टीज है। इसी तरीके से यूएनसीसीडी भी है और यूएनसीबीडी भी है। भारत ने तीनों को होस्ट कर रखा है, यानी कि भारत में ये तीनों सम्मेलन हो चुके हैं अलग अलग टाइम पे, लेकिन ये तीनों सम्मेलन भारत ने इन सबकी अध्यक्षता कर रखी है। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को रोकने के लिए भी है। तो ये सब कन्वेंशन से अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस आएंगे तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक करना है कि एफसीसी का है, सीसीडी का है या सीबीडी का है। ये रहा आपका बेसिक। इसके बाद आप अपने आगे चलते हैं सम्मेलन के ऊपर। नैरोबी घोषणा पत्र, नैरोबी घोषणा पत्र 1982 का, बस आप ईयर ध्यान रखिए और किससे संबंधित था। नैरोबी घोषणा पत्र 1982 का है और सतत विकास को प्राप्त करना स्टॉकहोम की 10वीं वर्षगांठ। ठीक है, स्टॉकहोम 1972 में था, उसकी 10वीं वर्षगांठ जो है, यानी कि 10 साल बाद 1982 में है। और सतत विकास को प्राप्त करना नैरोबी इसका डिक्लेरेशन है, नैरोबी। और वियना कन्वेंशन, वियना है आपके ऑस्ट्रिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, वियना है ऑस्ट्रिया में है। और 1995 में ओजोन परत का संरक्षण करना, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, वियना आए ओजोन परत का संरक्षण करना, नो इफ एंड बट, सीधा टिक करो, आगे बढ़ो। क्लाइमेट चेंज ऑप्शन देगा, जैव विविधता। वियना कन्वेंशन मतलब ओजोन को बचाने के लिए है, और इसे कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनीकरण लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि इट इज नॉट अभी बाउंडेड, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य मतलब ऑप्शनल, इसको बाउंड नहीं किया, ऑप्शनल आपको रखा गया है इस चीज को। फिर आ जाओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगेन ओजोन को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी देखिएगा 15-20 मिनट में आपके सारे रिविजन हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। और कभी भी ये टॉपिक इससे संबंधित न्यूज में आता है तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई इसका बेसिक क्या था, अर्थ समिट था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, या फिर मरुस्थलीकरण को रोकने की बात कर रहा है, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है। जो भी चीजें हैं आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये समिट्स कहां से निकल कर आई। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये वापस ओजोन क्षय पदार्थों का नियंत्रण करना है। मॉन्ट्रियल बार बार न्यूज में रहता है, मॉन्ट्रियल ये ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना सम्मेलन का प्रोटोकॉल है, यानी कि वियना से ही निकल के आया है। सार्वभौमिक संधि सभी संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा मंजूर की गई है, सभी यूनाइटेड नेशन के सभी देशों द्वारा इस संधि को मंजूरी दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है? ओजोन से। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा बेसिक हो ही गया था इस स्लाइड में। अब आ जाओ अपने आगे। ब्रंटलैंड रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, द डेवलपमेंट दैट लास्ट्स, डेवलपमेंट विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम हमारे रिसोर्सेस का इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि आने वाली जनरेशन को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, आने वाली जनरेशन को कोई भी नुकसान नहीं हो। महात्मा गांधी जी बोलते देयर इज इनफ फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। सतत विकास का लक्ष्य है, सतत विकास टारगेट अपने यहाँ नीति आयोग इंडेक्स निकालता है। सतत विकास के यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने थे? बिल्कुल बताइए। 17 गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 है, 169 इसके टारगेट्स हैं, 2030 तक इनको अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, 17 इसके गोल्स है और 17 इसके गोल्स है, 169 इसके टारगेट्स हैं, 169 इसके टारगेट्स हैं, और 2030 तक इसको अचीव करना है। 2015 में शामिल हुआ और अपने यहाँ पे नीति आयोग इंडेक्स निकालता है, नीति आयोग इस चीज का इंडेक्स निकालता है। 1 जनवरी 2015 में निकला, इससे पहले ये नीति आयोग प्लानिंग कमीशन था। और नीति आयोग के बारे में एक चीज और बता दूं, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज नॉट स्टैट्यूटरी, नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ना ही ये वैदिक है, ना ही ये संवैधानिक पोस्ट है, ये केवल एक कार्यपालक द्वारा बनाई गई है, कार्यपालिका द्वारा बनाई गई है। इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। इस तरीके भी सवाल बन जाते हैं, जैसे कि एनजीटी आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनवायरमेंट से संबंधित कोई भी बात होता है तो केस कहां जाता है उसमें? फिर एनजीटी में। 2010 में इसकी स्थापना हुई एनजीटी की, और वो क्या है? एनजीटी एक्ट के द्वारा बनी, इसलिए वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, चलो भाई एनजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 सतत विकास की बात करता है, और यहां से एक आपकी इसकी फेमस रिपोर्ट आई होगी, आपको पता है, अर कॉमन फ्यूचर, अर कॉमन फ्यूचर, हमारा कॉमन फ्यूचर, हमारा अर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे करता है।
फिर आ जाओ पृथ्वी शिखर या 1992, ठीक है, जिसकी अपन ने बात कर ली 1992 की अर्थ समिट, और इसका इंपॉर्टेंट नाम है यूएनसीईडी। यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ये यूएनसीईडी का नाम चेंज कर देगा, यूएनसीईडी यूएनसीईडी ही रहना चाहिए। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, यूएनसीईडी यूएनसीईडी ही रहना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसके मेजर आउटकम्स हमने बात कर ली, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी एंड यूएनसीसीडी। और इसमें कितने सिद्धांत थे? 27 सिद्धांत थे। कितने प्रिंसिपल्स थे? 27 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण विकास, यूएनसीईडी अर्थ समिट है, सबसे ज्यादा बेसिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1992 का अर्थ समिट, एजेंडा 21वीं सदी के लिए। और इसमें 3 आउटकम निकल के आए, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड यूएनसीसीडी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसलिए प्लीज इस चीज का अच्छे से ध्यान रहे कि ये सारी चीजें अर्थ समिट की है, और ये जब बैठती हैं तो फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बन के निकल के आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें चल रही है। एजेंडा 21 इसी का नाम है, 1992 सतत विकास पृथ्वी सम्मेलन 1900 का परिणाम है। एजेंडा 21 में एजेंडा 21 क्या है? ये 21वीं सदी को दर्शाता है। 21 क्या है? 21वीं सदी के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि 21 क्या है, तो 21 आपको पता होना चाहिए कि 21वीं सदी का है। 21 प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल इसमें कितने हैं? 27 प्रिंसिपल्स इसके अंदर है। चलिए इतनी बात होने के बाद यूएनएफसीसी की बात कर लो। 1994 यूएन आउटकम उसी का था 1992 में, और जब ये स्थापना हुई इसकी, मतलब डिक्लेरेशन कर देते हैं कि हम ये करेंगे, और ऑफिशियली 1994 में यूएनएफसीसी की घोषणा हुई, स्थापना हुई। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के क्रम में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? वो एनवायरनमेंट में जो हाई एनर्जी रेज आ रही है सूर्य से, हाई एनर्जी लो वेवलेंथ रे आ रही है, उसको तो आने देगी, लेकिन लो एनर्जी हाई वेवलेंथ होगी उसको रोक लेगी। लो एनर्जी कैजुअल मत लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा ज्यादा है, हाई एनर्जी, और वेवलेंथ उल्टी है, हाई एनर्जी लो वेवलेंथ। सिमिलरली लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, तो लो एनर्जी हाई वेवलेंथ को क्या करती है? ये रोक के रखती है, और इस प्रकार से एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, या फिर अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो ग्रेजुअली बढ़ जाता है। दैट इज अ फिनोमिना नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है? एवरेज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। चलो, और इसका सचिवालय कहां पर है? इसका सचिवालय बोन जर्मनी में ही है, और कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। इस ढांचे के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल को सुलझा गया। क्योटो प्रोटोकॉल इसके अंदर आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो क्योटो बार बार न्यूज में आता है क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल इसी के अंतर्गत है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? जर्मनी में, और बात अनिवार्य नहीं है। इट इज नॉट बाउंड्री बाउंडेड, मतलब लीगली बाउंडेड नहीं है। आप फॉलो करते हो तो ठीक है, नहीं फॉलो करते तो क्या कर सकते हैं? हम नहीं फॉलो कर रहे तो ठीक। अब ये भी एक समस्या रहती है कि फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो अपना देश आज के टाइम पे क्या है? एक विकासशील है, डेवलपिंग देश है, और इसके साथ में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन क्या होगी? रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करेगी। अभी के टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम एक यंग पॉपुलेशन है, और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है, एवरेज एज कम है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम फायदा हो सके, मैक्सिमम क्रांति लाई जा सके इसके द्वारा। वरना तो फिर क्या है, बाद में फिर उसका डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाएगी। तो आज के टाइम पे रिसोर्सेज का यूज करना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कहां तक जरूरी है? उसके लिए हमको सस्टेनेबली यानी कि सतत तौर से डेवलपमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। चलो ये पता चल गया आपको यूएनएफसीसी के बारे में, और इसकी जो सम्मेलन होगी वो अगर अपना टाइम बचेगा तो ठीक है, वरना कोप 1 2 3 4 5 जो जो इंपॉर्टेंट है अपन देख लेंगे। लास्ट टाइम जैसे इजिप्ट में हुई थी श्रम अल शेख डिक्लेरेशन, श्रम अल शेख डिक्लेरेशन पूछ ले तो मतलब श्रम अल शेख डिक्लेरेशन, क्योंकि ये कोप थी और ये इजिप्ट में हुई थी, और उससे पहले ग्लासगो में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, और हम लोग सीक्वेंशली भी देख लेंगे कि कोप 21 कहां पे हुई, यूएन रेड क्या है, अलग अलग टर्म्स है। लेकिन एक बार आज आपने देख ली क्लास तो आपको पता चल जाएगा कि मोटा मोटा एनवायरनमेंट में क्या है। तब आप कभी भी किसी और से सुनोगे तो आपको पता रहेगा भैया ये तो अर्थ समिट है, ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, ये वियना कन्वेंशन है, ये मॉन्ट्रियल है, ये किगाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में ही अर्थ समिट का आउटकम था। 3 प्रमुख लक्ष्य इसके 3 जो मेजर है, ये पॉइंट्स आपको पूछ लिए जाते हैं कि सीबीडी के 3 मेजर जो पॉइंट्स है वो क्या है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कानूनी रूप से अनिवार्य है।
पीछे वाली जो हमने एफसीसी देखी थी वो कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं थी, ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। दैट इज यानी कि ये लीगली बाउंडेड है, लीगली बाउंडेड है, इनको फॉलो करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे या पेनल्टी इंपोज करेगी। ठीक है, चलो अमेरिका ने हस्ताक्षर किए लेकिन अभी पुष्टि नहीं की। अब अभी पुष्टि यानी कि उसको रेटिफाई नहीं किया, उसने साइन कर रखा है। रेटिफिकेशन अलग चीज होती है, साइन करना अलग चीज होती है। ठीक है, साइन करना मतलब है हम राजी है, और रेटिफाई होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है कि हाँ भाई हम लोगों ने बकायदा बिल लाके इसको पेश किया और फिर उसको रेटिफाई किया, यानी कि उसकी अभिपुष्टि करी। तो अभिपुष्टि समझ में आ गया आपको? अभिपुष्टि क्या है? साइन किया। कभी कभार ऐसे भी आ जाएगा कि भारत इस पे साइन कर चुका है लेकिन अभिपुष्टि नहीं की है। ठीक है, तो इसके अंदर और इससे दो आउटकम इसके निकल के आए जैव विविधता के अंदर, वो है कार्टेजिना और नगोया। कार्टेजिना प्रोटोकॉल्स और नगोया प्रोटोकॉल। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा पे संबंधित है, 2000 की बात है। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता सहमति से संबंधित है, 2010 की बात है। क्लियर है? इतना क्लियर है? सीबीडी क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज लीगली बाउंडेड। अमेरिका ने इस पे साइन नहीं किए हैं, साइन किए हैं बट रेटिफाई नहीं किया है। कार्टेजिना और नगोया इसके अंदर में ही आते हैं, और तीन इसके प्रमुख आउटकम्स है, तीन प्रमुख लक्ष्य वो है इसके, वो है जैव विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके घटकों का स्थायी उपयोग करना। ठीक है, स्थायी सतत सस्टेनेबली इनके रिसोर्सेस को यूज करना, लोकली रीजनली इसका यूज करना, आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों की निष्पक्ष और न्याय संगत साझेदारी करना, इक्वल बेनिफिट, इक्वल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसके लिए टर्म है, इंग्लिश में टर्म है इक्वल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इक्वल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इक्वल, अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का सवाल बन सकता है कि इक्वल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात कौन से सम्मेलन में की गई है। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को कि ये कौन से सम्मेलन में बात करी गई है कि इक्वल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करी गई कि सबको बराबर अधिकार मिले, और जो जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कोई पेड़ उगता है, कोई पौधा उगता है, उससे बहुत सारी चीजें, टिम्बर है, ठीक है, वुड्स है, फॉरेस्ट से हम मेजोरिटी चीजें, हम फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज पाते हैं, तो उसका लाभ सभी को समान रूप से मिल रहा है। ये कहाँ पे लिखा है, मतलब कौन से कन्वेंशन के थ्रू है? यूएनसीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन। आई होप इतना पता होगा, पता चल गया होगा आपको। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, इससे पहले नारो भी था, ठीक है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर। तो यानी कि अब आप तो जितने भी टर्म्स आई है आपको वो आपने नोट कर ली होगी। आई होप आपने नोट कर ली होगी। नोट नहीं तो आपको पीपीटी यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन आप नोट्स बनाए तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, ताकि आपकी मेमोरी, जो मसल मेमोरी, वो डेवलप हो आपको पता चल सके बेसिकली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई इशू? बेसिक बेसिक टर्म्स चल रही है और आपको पता चलता जा रहा है कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। इक्वल एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग की जैव विविधता में बात करी, पूछ लेगा लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है। प्रिंसिपल्स एजेंडा 21 में कितने थे? 27। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने थे? उसमें 17 गोल्स थे, 159 टारगेट्स थे, और 2030 तक करना था। नीति आयोग उसकी रिपोर्ट निकालता है किस प्रकार की। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इन टॉपिक को लेकर, और उसका अर्थ का यूएनसीईडी नाम है, कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। चलो आगे बढ़ते हैं, यूएनसीसीडी की बात कर लेते हैं, यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1994 की बात करता है, और मेन उद्देश्य इसका आपको पता चलना चाहिए, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए सम्मेलन है। डेजर्ट किस प्रकार से बढ़ रहा है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, और डेजर्टिफिकेशन एक तरीके से जो एफोरेस्टेशन है उसका उल्टा है, यानी कि पेड़ जो कटाई हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसका उल्टा है। तो निश्चित तौर पर जो क्लीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं या गैसेस की बात करते हैं, पेड़ों का बहुत महत्व है, रेगुलेटरी फंक्शंस है और स्पेशल फंक्शंस है, उसके अलावा आपके डाइवर्स फंक्शंस है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस आपके पेड़ द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शुद्ध वातावरण प्रोवाइड किया जाता है और पक्षियों का संरक्षण वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। पेड़ निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, और उनको रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये सम्मेलन बनाया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर वापस कहाँ पे? बोन, जर्मनी में है। एकमात्र सम्मेलन जो रियो एजेंडा 21 की सीधी सिफारिश से हुआ था, कानूनी अनिवार्य, यानी कि यूएनएफसीसी अनिवार्य नहीं है, सीबीडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अनिवार्य है, और सीसीडी डेजर्टिफिकेशन वाला भी कानूनी
है। और कनाडा कानूनी कनाडा इससे बाहर हो चुका है, उधर यूएसए ने साइन नहीं किया था। ये सब चीजें थोड़ी-थोड़ी टेक्निकल है, आप चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि यूएसए का एक बड़ा रोल रहता है, चाइना का बड़ा रोल रहता है, रशिया का बड़ा रोल रहता है, और इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के एग्जाम देते हैं तो इंडिया का एक रोल रहता है। यूएनएफसीसी के तहत समझौता हुआ, 2005 में लागू हुआ। ठीक है, 2005 में ये लागू हुआ। ठीक है, ये 2005 में लागू हुआ। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कहां-कहां से चीजें चल रही है। सीओपी आप नाम सुनते हैं, वो क्या है? बार-बार रामसर सम्मेलन का नाम सुनते हैं, वो सब क्या है? एक ये बेसिक ओवरव्यू है, फिर सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम और भी देख लेंगे, इन डिटेल चले जाएंगे कि क्या-क्या चीजें चल रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रोटरडैम कन्वेंशन, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और स्टॉकहोम कन्वेंशन, तीनों चीजें एक साथ कवर कर लो, तीनों चीजें एक साथ कवर कर लो। रोटरडैम कन्वेंशन, कार्टेजिना कन्वेंशन प्रोटोकॉल और स्टॉकहोम कन्वेंशन। रोटरडैम, कार्टेजिना एंड स्टॉकहोम। आपको ये करना है कि आपको मैप खोलना है वर्ल्ड का, और उसमें ये तीनों चीजें मार्क करनी है कि ये कहाँ पे है। आज की क्लास में एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए, मैप्स में कंजूसी मत किए करेगा, और मैप लेके रखिए, और जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं जहां जहां हो रहे हैं उनको मार्क करते रहिए, अलग अलग कलर पेन्स यूज करते रहिए। थोड़ा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, याद करने में आसानी होती है आपको, और साथ में पढ़ने में भी मजा आता है। अब रोटरडैम आप देखो कि कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में है, कौन सी जगह पर है, सब चीजें उसके आसपास क्या क्या इलाके हैं, रोटरडैम में क्यों हुई, कहाँ पे हुई है, आप देखो स्थापना वर्ष 1998, 98। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया प्रदान करना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ इस प्रकार के केमिकल्स हैं जिनका आप ट्रेड करते हो, वो खतरनाक होते हैं, तो उनमें उनको पहले से अनुमति लेनी पड़ती है कि क्या हम इनका ट्रेड कर सकते हैं। भाई कोई खतरनाक केमिकल है, उसको आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की संधि है, तो इस रोटरडैम कन्वेंशन के तहत आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमको एक संधि हो रखी है, हम कोई भी मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 का है, ईयर ध्यान रखिएगा ताकि आपको सीक्वेंस में पता रहे कि कब कौन सा पहले हुआ था या बाद में हुआ था। और जैव सुरक्षा को लेकर है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप रूपांतरित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों के जैविक विविधता की रक्षा करना। आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप रूपांतरित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करना इस कार्टेजिना प्रोटोकॉल। रोटरडैम समझ में आया, कार्टेजिना समझ में आया। फिर आप सर बताइए स्टॉकहोम क्या है? स्टॉकहोम है दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना। दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों को, जीव स्थायी, जीव स्थायी, जीव स्थायी। ठीक है, इन क्लासेस को प्लीज आप पेन से नोट करते रहिए, पेंसिल से नोट करते रहिए, आप मैप में नोट करते रहिए, और यहाँ से पीपीटीस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। रोटरडैम की बात हुई है, कार्टेजिना की बात हुई है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात हुई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या है? दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों, दीर्घ स्थायी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इंग्लिश में इनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते हैं। अब वहां पे सीधा क्वेश्चन बना दिया जाए कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कौन से, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक यानी कि वातावरण में रहते ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। अब आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट किस संधि के तहत रेस्ट्रिक्टेड है, तो आपको पता होना चाहिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है, जो कि 2001 में साइन हुई थी। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। और इसमें एक और टर्म आती है डर्टी डजन। डर्टी डजन मतलब एक डजन में कितने होते हैं? 12, यानी कि इसमें 12 पोल्यूटेंट अभी हाल फिलहाल शामिल है। उनको डर्टी डजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको बैन कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है इस समझौते के तहत। डर्टी डजन, डजन मतलब 12, उसमें 12 पोल्यूटेंट्स है जो उसको बैन करा हुआ है। डर्टी डजन, डजन मतलब उसको बैन किया हुआ है। डर्टी डजन इज उसको बैन किया हुआ है। अमेरिका इस संधि का समर्थक नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की यह संधि है, अमेरिका इसका समर्थक नहीं है। रोटरडैम, स्टॉकहोम, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। इक्वल एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग आपको पता चला होगा, ठीक है। इक्वल एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग आपको पता चला होगा किससे संबंधित है, इक्वल एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आ जाओ रेड एंड रेड प्लस, रेड एंड रेड प्लस। थोड़ा सा ब्रेक ले लें हल्का सा, नहीं नहीं कोई ब्रेक नहीं, टाइम
आज की जो क्लास है उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि आपको बेसिक टर्म्स का आइडिया लग जाए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कहीं नोट्स बनाएं तो आपको पता रहे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं। आपको बेसिक पता हो कि हाँ भाई ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या क्या चीजों की बात करता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो सब इस क्लास में आपको कवर हो जाएगा। रेड ठीक है। रेड एंड 2005 में रेड प्लस प्लस, विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन की कमी से उत्सर्जन में कमी। वनों की कटाई एंड इसका इंग्लिश में रिडक्शन एमिशन, रिडक्शन एमिशन फ्रॉम 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 डिफॉरेस्टेशन, फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। रेड और रेड प्लस, रेड और रेड प्लस वनों की कटाई को यानी कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने की बात कर रहा है। तो वो क्या बात कर रहा है? रेड और रेड प्लस, रेड एंड रेड प्लस समझौता इसकी बात कर रहा है। और ये स्टॉकहोम का था। अभी पीछे हमने देखा कि डर्टी डजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डर्टी डजन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें इस प्रकार के जो केमिकल्स है वो, ये तो ये पीछे की स्लाइड तक का था, स्टॉकहोम कन्वेंशन का तक था। कंफ्यूज मत होना। रेड एंड रेड प्लस, विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन की कमी से उत्सर्जन में कमी। वर्ष 2005 के बाद यूएनसी के तहत समझौता हुआ। किसके तहत हुआ? यूएनएफसीसी के अंडर में समझौता हुआ और यूएन रेड का वर्ष 2000 में सुचारू किया गया। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत ने किसमें भाग नहीं लिया? यूएन रेड में, रिडक्शन एमिशन। क्योंकि यहाँ पे एक उसको क्या लग रहा है, विकासशील देशों, विकसित देशों के लिए क्यों नहीं? विकसित देश कुछ भी कर सकते हैं और विकासशील देशों के लिए आप बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इस बात को लेकर भारत कतई राजी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या है, आज भी हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे पास पोटेंशियल है, यंग पॉपुलेशन है, हमको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि हम विकास कर सके, देश को आगे ले जा सकें। चलिए, इसलिए संभवतः भारत ने इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ? क्योंकि ये विकासशील देशों के लिए ऊपर ही लागू हो रहा था, विकसित देशों के ऊपर इसने कोई बात नहीं करी। ठीक है, चलो अब नागोया प्रोटोकॉल की बात कर लो। नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल 2010 की बात करता है, नागोया प्रोटोकॉल। और ये रेड और रेड प्लस के हैं। उसमें 3 समझौते थे, ABC, दीर्घकालिक वन प्रबंधन, वनों का संरक्षण और कार्बन सिंक का संवर्धन। ठीक है, यूएन रेड, रिडक्शन एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अब दीर्घकालिक वन प्रबंधन, वनों का संरक्षण या कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब सिंक आप देखते हैं हैंड वॉश करते हैं, हाथ धोते, सिंक मतलब सारी चीजें नहीं आ जाती है। कार्बन सिंक मतलब इस तरीके से कार्बन को अर्थ में एब्जॉर्ब करना। आप कैसे एब्जॉर्ब करोगे? आप अलग अलग तरीके हैं। उसको आप कार्बोनेट की फॉर्म में बना के लेयर बना दो, मतलब कार्बोनेट्स किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करके कार्बन को उसको स्टोर कर दो, या जो चिमनीज होती है वहां पे कार्बन पूरा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको स्टोर कर दो, मिट्टी में मिला दो। अलग अलग तरीके से कार्बन सिंक बन सकते हैं और उसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन उसका नाम है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का। और ये नगोया प्रोटोकॉल CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से निकल के आया है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से निकल के आया है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन में उनके उपयोग से लेकर अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का उचित और न्याय संगत, यानी कि इक्वल एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग की जो बात करी थी हमने, इक्वल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करी थी, वो किसमें है? नगोया प्रोटोकॉल में है, नगोया प्रोटोकॉल में है, नागोया प्रोटोकॉल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने रियो 20, रियो 20, वाई इट इज 20, रियो 10, रियो 20। रियो 20 क्यों है? क्योंकि ये 1992 में रियो था और उसमें 20 साल जोड़ दोगे तो रियो प्लस 20 या रियो 20 है, 2012 बन जाएगा। सतत विकास को ही आगे बढ़ाएगा, ऑब्वियसली वो समित विकास को आगे बढ़ाएगा। और रियो अर्थ समिट की 20वीं वर्षगांठ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 1992 आपका अर्थ रियो समिट था और उसके बाद उसमें 20वीं यानी कि 2012 में इसको नाम दे दिया गया आपने रियो प्लस 20। इसी प्रकार से 10वीं वर्षगांठ को नाम दिया होगा रियो प्लस 10, रियो प्लस 10। चलिए, बहुत बढ़िया। पेरिस समझौता बहुत इंपॉर्टेंट, कोप 21, सभी कोप्स हम एक साथ कवर कर लेंगे। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने अलग से लिख रखा है। बाकी सारी कोप जो होंगी, जो इंपॉर्टेंट कोप्स होंगी जिससे अलग अलग आउटकम निकल के आए हैं, ठीक है, वो हम एक साथ लिख लेंगे। इसको 2020 तक लागू कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था, 2020 तक लागू करना था, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया।
इस शताब्दी वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक के तापमान स्तर से ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2 डिग्री सेल्सियस से कम की वृद्धि होगी, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कितना है 2 डिग्री से कम हमको मेंटेन करना है। और भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है एनडीसी, भारत के क्या है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या चीज है सर, एनडीसी क्या है, एनडीसी क्या है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन मतलब सभी देशों को बोल दिया कि आप अपने, सभी देशों को ये बोला कि आप अपने लेवल पर इन क्वेश्चंस को अपने, सॉरी एक फोन आ गया था, आप अपने लेवल पर इन चीजों को देखें कि क्या क्या टारगेट्स आप सेट कर सकते हैं जिससे कि आप पर्यावरण की रक्षा कर सके। तो भारत ने नेशनली मतलब खुद से आगे होके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया कि हम आगे होके ये सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लो रिन्यूएबल का टारगेट इतना सेट किया कि हम 40% रिन्यूएबल कर लेंगे 2030 तक, 2.5 से 3 बिलियन टन के कार्बन सिंक का जनरेट कर लेंगे। इसी प्रकार से और भी हम रिन्यूएबल की तरफ बढ़ेंगे। अलग अलग हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज दिया जिसमें 8 अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। उसमें सोलर मिशन था, वाटर मिशन था, सस्टेनेबल हैबिटेट की बात थी, हिमालयन इकोसिस्टम की बात थी, ग्रीन इंडिया की बात करी गई थी, सोलर की बात करी गई थी। इसी प्रकार से और नेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसमें कि हम वाइडर पार्टनरशिप कर सके, देशों के साथ मिल सके। तो नेशनल एक्शन प्लान डिजाइन किया इंडिया ने 2008 में, जिसपे कि हम लोग अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इंडिया काफी पॉजिटिवली सकारात्मक तरीके से इसको देख रहा है। उनको बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी। ठीक है, ये सभी टर्म्स आ जाएंगी। कोप समझौता आपको समझ में आया कि 2 डिग्री तक आपको इस प्रकार से रखना है, क्योंकि आपको पता अभी देखा हमने साइकिल देखी कि किस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का प्रति इकाई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2030 तक 2005 के, यानी कि ये सारे टारगेट्स हैं। क्योंकि ये कोप सम्मेलन 25 जो 21 था वो इंपॉर्टेंट था, पेरिस था, तो ये आपका टारगेट्स है, आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेंस में भी सवाल बनता है सीधा सीधा, कोप 21 या पेरिस समझौते की पॉइंट्स लिखें या उनको समझाएं। तो गैस उत्सर्जन का कितना बताया 2030 में 33 से 35% नीचे लाना है, यानी कि 2005 का जो प्रतिशत था उससे 33 से 35% नीचे लेके आना है। और गैर जीवाश्म ईंधन की कितनी होनी चाहिए 40% किससे होनी चाहिए रिन्यूएबल से होनी चाहिए, 40% किससे होनी चाहिए नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल सोर्सेज से होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वन, ये क्या है वन आच्छादन 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक की बात करता है, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक की बात करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक अतिरिक्त सिंक बनाया और हाल ही में अमेरिका ने इसका नाम वापस ले लिया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अमेरिका ने, आपको बार बार देखना है क्योंकि ये न्यूज बनता है कि क्या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, क्यों अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, हाईली डेवलप्ड है, तो इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी, इंडस्ट्रीज वहां पे चलती रहेंगी। इस प्रकार से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज है, रैपिड है, तो उसने किस कारणवश नाम वापस लिया, ये प्री और मेंस का सवाल बनता है। हालांकि अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि इन पैरामीटर्स में चेंजेस होते रहते हैं, टारगेट्स बदलते रहते हैं। 2030 में ये, लेकिन ये 2005 का लेवल कितना करना है 33 से 35% और 40% नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो अपने सोर्सेस है उनसे ये बात करनी है, और उसके अलावा 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक की जनरेशन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। किगाली 2016 का है, किगाली 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 ओजोन परत क्षय को कम करना। किगाली क्या है, एक प्रकार से संशोधन है किसका, मॉन्ट्रियल का। और मॉन्ट्रियल किससे आया, वियना से। अब आपको ओजोन का समझ में आया, वियना आया ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल आया और उसके बाद किगाली आया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये वर्ष 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। कब का है 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन, क्या है किगाली। इसका उद्देश्य वर्ष 2045 के अंत तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इतना प्रतिशत तक कम करना है, यानी कि, और ये 2019 से लीगली बाइंडिंग हो चुका है, 2019 से लीगली बाइंडिंग हो चुका है किगाली। और 2045 के अंत तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80 से 85% तक कम करना है। हुआ क्या था कि हाइड्रोक्लोरो, आपको पता है क्लोरीन नुकसान पहुंचाता है ओजोन को, क्लोरीन नुकसान पहुंचाता है, तो उनको लगा कि फ्लोरो जो एफ है वो नुकसान नहीं पहुंचाता होगा, लेकिन बाद में पता चला कि फ्लोरीन भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अब हाइड्रोफ्लोरो जो एफ है, फ्लोरीन जो है उसको भी हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, फ्लोरीन को भी हमको रिड्यूस करना है। रेफ्रिजरेटर्स, करेक्ट रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरीन पाया जाता है, इस वजह से हमको उसका रेस्ट्रिक्शन करना है। ठीक है, अब ये अलग अलग समिट्स हैं जो हम अगली क्लास में सब्सिक्वेंट क्लास में देख लेंगे कि ये अलग अलग समिट्स हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अभी जो देखना है कि हम लोगों ने मेजर क्या डिस्कस किया। मेजर हमने
अगर हम थोड़ा-सा सम करें तो अर्थ समिट के बारे में बात करी, उससे 3 समिट्स निकल के आई यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी एंड यूएनसीसीडी। और वो सम्मेलन जब आपस में कंट्रीज़ बैठती है तो उनको सीओपी बोलते हैं। कुछ में बाध्यकारी थी, कुछ में बाध्यकारी नहीं थी। बायोडायवर्सिटी को प्रेज़ेंट करने के लिए कार्टेजिना भी था, कार्टेजिना था, नगोया प्रोटोकॉल था। इसके अलावा डर्टी डज़न हमने देखा, एजेंडा 21 अर्थ आवर हमने देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हमने बात करी, नीति आयोग की बात करी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की हमने बात करी है, जिसमें भारत ने अलग-अलग टारगेट सेट किए हैं 30 से 35% और साथ में 40% का रिन्यूएबल का और कार्बन सिंक्स जनरेट करने का। तो आई होप कि आज आपको बेसिक क्लासेस का इंट्रोडक्शन पता चला होगा। आपको सारी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, जो टर्म्स न्यूज़ में आती है, सीओपी हो गया, शर्म एल शेख डिक्लेरेशन हो गया, ग्लासगो हो गया, पंचामृत फॉर्मूला हो गया, आईएनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, वियना प्रोटोकॉल हो गया, किगाली प्रोटोकॉल हो गया और कार्टेजिना नगोया इक्वल एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग हो गया, वॉशिंगटन हो गया, यूनाइटेड नेशन सीईडी हो गया। इस सारी टर्म से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी कि ये किस तरीके से सम्मेलन है, क्या करती हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर डेट इसलिए लिखा ताकि आपको पता रहे कि कब कौन से साल में स्टार्ट हुई है और उससे क्या आउटकम निकल के आता है, क्या मेजर आउटकम निकल के आता है। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद।